लेट्स फर्दर मूव ऑन। हमने न्यूक्लियई का मास, न्यूक्लियई का रेडियई, न्यूक्लियई का वॉल्यूम, न्यूक्लियई की डेंसिटी, इस बात को तो समझ लिया। न्यूक्लियई का मास निश्चित इस बात पर निर्भर करेगा कि उसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन्स हैं, और जो न्यूक्लियई का वॉल्यूम है वह भी इस बात पर निर्भर करा कि मास नंबर क्या है, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है। मगर अल्टीमेटली हमने यह कंक्लूड करा कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियई मैटर इज अ कांस्टेंट। कोई सा भी न्यूक्लियई वो कांस्टेंट है। नाउ अब हम यह सोचते हैं कि न्यूक्लियई के अंदर सारे प्रोटॉन बंधे हुए हैं और यह प्रोटॉन आपस में एक दूसरे से काफी करीब है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है कि दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में, दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होता है। नाउ लेट्स ट्राई टू एस्टिमेट कि यदि न्यूक्लियई के अंदर भी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होगा तो वह लगभग कितना होगा, उसका जो वैल्यू है वह किस रेंज में होगी। हम इस बात को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। लेट अस से इन अ न्यूक्लियई डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोटॉन इज, इट मस्ट बी लेस देन द रेडियई। हम कह देते हैं 10 to the power -16 के रेंज में है। इन द न्यूक्लियई प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो सेपरेशन है वह r है, एंड दैट r इज इन द रेंज ऑफ 10 to the power -16 मीटर्स। हम ऐसा मान लेते हैं। और इन दोनों प्रोटॉन के पास में जो चार्ज है Q1 Q2 दैट इज +1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम्स। यदि दोनों प्रोटॉन के पास में इतना चार्ज है, दोनों प्रोटॉन इस डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स को हम एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं जरा। ऑल्दो अभी आगे हम इस बात को समझाएंगे कि इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कूलम्बिक फोर्स है वह नेग्लिजिबल है, कोई दूसरी ही फोर्स डोमिनेट करती है। मगर अभी हम सोचते हैं कि यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स यदि यहां पर है तो वह कितनी होगी। वी नो दैट कूलम्बिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square. There is an electrostatic force between the two charged particles. हम इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करते हैं। 1/4 pi epsilon naught की जगह 9 into 10 to the power 9, Q1 Q2 की जगह 1.6 into 10 to the power -19 होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की जगह 10 to the power -16 होल स्क्वायर। 1/4 pi epsilon naught की जगह 9 into 10 to the power 9, Q1 Q2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल सब्स्टिट्यूट कर दिया। 10 to the power -16, 10 to the power -19, 10 to the power -3 हो गया, उसका स्क्वायर 10 to the power -6, 10 to the power -6 into 10 to the power 9, तो वो 10 to the power 3. So that force would be roughly 9 into 1.6 square into 10 to the power 3 Newton, or this is 9 into 2.56 into 10 to the power 3 Newton. The force between the two charges is roughly 9 to 2.56, that is something 2.3 2 or 23 kilo Newton. It's a huge force, a large force. न्यूक्लियई के अंदर दो प्रोटॉन जो इतने डिस्टेंस पर हैं, जिनके पास इतना चार्ज है, इफ वी एस्टिमेट कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन्स, then that force is roughly in the range of 23 kilonewtons. It's in the range of kilonewtons. Now the question arises, हमारे दिमाग में एक सवाल आता है
कि इतने अधिक रिपल्सिव फोर्स के होते हुए न्यूक्लियई फट क्यों नहीं जाएगा? सारे प्रोटॉन इतने अधिक रिपल्सिव फोर्स की वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हुए, एक दूसरे को धक्का देते हुए न्यूक्लियई से बाहर क्यों नहीं निकल जाएंगे? इतने अधिक रिपल्शन के बाद भी किस वजह से, किस तरह से सारे प्रोटॉन न्यूक्लियई के अंदर बंधे हुए हैं? What keeps the nuclei binded? We need to explain this. हम जब तक इस बात को समझा नहीं देते हैं तब तक हमारा यह जो न्यूक्लियई का कंसेप्चुअलाइजेशन है यह अधूरा कहलाएगा। हमने जब ऐसी बात कही है कि न्यूक्लियई एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर सारे सारे प्रोटॉन बंधे हुए हैं, जिसके अंदर सारे सारे न्यूट्रॉन बंधे हुए हैं, तो आखिर इनके बंधे रहने की वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? व्हाट कीप्स द न्यूक्लियई बाइंडेड with such huge repulsive force, against such huge repulsive force, if the two protons are together in the nuclei? So what sort of attractive force is there between the two protons or between the particles in the nuclei that keeps it binded? हमें यह समझाना होगा। एक और एस्टिमेशन करते हैं। यह दोनों प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियई के अंदर हैं, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? दो चार्ज जब किसी सेपरेशन पर होते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R. This is the expression for electrostatic potential energy between the two charged particle Q1 and Q2 separated by distance R. Now let's try to estimate this value. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 into 10 to the power 9 रख देंगे। Q1 Q2 की जगह 1.6 into 10 to the power minus 19 होल स्क्वायर, R की जगह पर 10 to the power minus 16. This is potential energy in joules. अब इधर मैं एक और बार रिकॉल करा दूं, एक और बार रिमाइंड करा दूं कि यह जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या न्यूक्लियई या एटम, इनकी जो एनर्जी है वो कभी जूल्स में नहीं लिखी जाती है। जूल्स इनकी एनर्जी के लिए बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है। इन छोटे पार्टिकल्स के, इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की एनर्जी लिखने के लिए हमारे पास एनर्जी का एक दूसरा यूनिट है, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखेंगे, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल्स। 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल्स की जगह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी इज 9 into 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power minus 19 upon 10 to the power minus 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं यह पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस तरह से लिख देता हूं। 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल्स की जगह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया मैंने। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। 10 to the power minus 16, 10 to the power minus 19, 10 to the power minus 3 और 10 to the power minus 3, 10 to the power 9 से मल्टीप्लाई हो गया, 10 to the power 6 हो गया। सो दिस पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 9 into 1.6 into 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स 14.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। This is the potential energy between the two protons. 14.4 mega electron volt. मैं बता दूं, this is huge potential energy. यह जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दिख रही है 14.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस ह्यूज, दिस वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यह कितनी लार्ज है, इसका एक आइडिया देने के लिए, इसका एक अंदाजा देने के लिए मैं एक एग्जांपल कोट करता हूं। हिरोशिमा और नागासाकी, यू मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ दिस टू प्लेसेस।
यह वह दो जगह है जहां पर सबसे पहले एटम बम ड्रॉप करे गए थे। जापान में अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर पहले दो एटम बम ड्रॉप करे गए थे इन द मंथ ऑफ अगस्त 1945। वहां पर जो बम का एक्सप्लोजन हुआ था, जिस एटम बम का एक्सप्लोजन हुआ था, उस एटम बम के एक्सप्लोजन के दौरान एक एक न्यूक्लियस से निकलने वाली जो एनर्जी थी, दैट वाज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक न्यूक्लियस से जब इतनी एनर्जी निकलने लगती है तो वहां पर एक एटम बॉम्ब का नजारा बनता है। यदि जो हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था, ड्यूरिंग दैट एक्सप्लोजन द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द ईच न्यूक्लियस वाज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वह कितनी अधिक एनर्जी थी, उससे कितना और कैसा डिस्ट्रक्शन हुआ, वो आज 70 साल के बाद भी हमको याद है, हमें पता है। इट्स ह्यूज एनर्जी। अब जरा सोचिए, न्यूक्लियई के अंदर दो प्रोटॉन के बीच में यदि इतनी एनर्जी हुई 14.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई विल से इट्स ह्यूज एनर्जी। एक न्यूक्लियई में यदि 6 प्रोटॉन हो, एक न्यूक्लियई के अंदर यदि 6 प्रोटॉन हो, तो इन प्रोटॉन के बीच में एनर्जी कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 इंटू 14.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल उतनी ही एनर्जी हो गई जितनी एक एटम बम के लिए चाहिए। यदि यह सारे प्रोटॉन न्यूक्लियस छोड़कर न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएं, यह न्यूक्लियस फट जाए और सारे प्रोटॉन बिखर जाएं, तो इस न्यूक्लियस से उतनी ही एनर्जी निकलने लगेगी जितनी एक एटम बॉम्ब से निकलती है। वहां पर एक एटम बॉम्ब एक्सप्लोजन का नजारा बन जाएगा। मैं सिर्फ यह फील करवाना चाहता हूं कि दो प्रोटॉन के बीच में यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एस्टिमेशन करें, इट्स ह्यूज एनर्जी। वी नीड टू एक्सप्लेन दिस कि आखिर इतनी अधिक पोटेंशियल एनर्जी होने के बावजूद भी प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर कैसे और किस तरह से बंधा हुआ है। वी नीड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। until and unless we explain the stability of nuclei, the conceptualization of nuclei would be incomplete. In my next part, I'll explain how nuclei get stabilized. We'll introduce a new concept of force, a new force, nuclear forces. पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए and I'll continue the topic. Now, in order to explain the stability of nuclei against the electrostatic repulsive force between all the protons in the nuclei, for the first time Einstein introduced the concept of nuclear forces. देखिए, अभी तक हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जानते हैं, कूलम्बिक फोर्स के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं न्यूटन ने सबसे पहली बार कहा था कि दो मासिव पार्टिकल के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। दो मासिव पार्टिकल के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दैट इज ड्यू टू देयर मासेस, एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू मासेस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और फिर उसने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ सजेस्ट करा था, दैट फोर्स इज इक्वल टू GMM बाय r²। कूलम्ब ने सजेस्ट करा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स होता है, इट्स आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव।
सेम चार्ज होंगे तो रिपल्सिव होएगा, अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्टिव होएगा। एंड द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय r²। एक न्यूक्लियई की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए, न्यूक्लियई के अंदर सारे प्रोटॉन्स किस तरह से बंधे हुए हैं इस बात को समझाने के लिए वी हैड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। यह जो न्यूक्लियर फोर्सेस के कंसेप्ट में इस समय बताने जा रहा हूं, इट्स येट नॉट प्रॉपरली और कंप्लीटली डिस्कवर्ड। अभी भी हम इसके बारे में कुछ 4-5 बातें ही कहते हैं और इसके बारे में काफी सारी बातें डिस्कवर होना अभी भी शेष है। द टास्क इज फॉर यू, आप लोग इस पर आगे काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियर फोर्सेस ऑलवेज एक्ट बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। दे एक्ट ऑलवेज बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियॉन्स? Nucleons, any particle residing in the nuclei are nucleons. जैसे Indian, what do you mean by Indian? Any person who is the citizen of India is an Indian. वह मेल हो सकता है, वह फीमेल हो सकता है, वह किसी भी जाति का हो सकता है, वह किसी भी धर्म का हो सकता है। यदि वह इंडिया का सिटीजन है तो इंडियन। बिल्कुल इसी तरह से न्यूक्लियई में रहने वाले किसी भी पार्टिकल को हम न्यूक्लियॉन कहेंगे। दे आर ऑल न्यूट्रॉन एंड ऑल प्रोटॉन्स। ऑल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन वुड बी कॉल्ड न्यूक्लियॉन। Nuclear force always act between the nucleons. They act between nucleons. यह सिर्फ न्यूक्लियॉन्स के बीच में होती है। दूसरी बात न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। न्यूक्लियर फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्सेस। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, इसी तरह से न्यूक्लियर फोर्सेस भी हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है। दो न्यूट्रॉन भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं न्यूक्लियर फोर्स से। दो प्रोटॉन्स भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं न्यूक्लियर फोर्स से। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस से। न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी रहेंगी, प्रोटॉन के बीच में भी रहेंगी और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी रहेंगी। इन सभी के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर दे आर चार्ज और नॉट। इससे कोई मतलब नहीं है कि उनके ऊपर कोई चार्ज है या नहीं। यदि न्यूक्लियई के अंदर कोई पार्टिकल रहता है, यदि वह न्यूक्लियॉन कहलाता है, तो उसमें अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस होंगी। तीसरी बात, दिस न्यूक्लियर फोर्सेस आर वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दे आर वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स से यदि हम कंपैरिजन करें तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा होती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स बहुत ज्यादा है। जहां पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखने लगे तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को तो इग्नोर ही कर देते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर नेग्लिजिबल हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से यदि दो पार्टिकल के बीच में न्यूक्लियर फोर्सेस दिखने लगे तो यह न्यूक्लियर फोर्सेस इतनी अधिक हो जाएंगी, ये इतनी अधिक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं कि फिर इनके मुकाबले वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी आपको इग्नोर कर देना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स के कंपैरिजन में यह फोर्सेस बहुत ज्यादा होती है। और एक खास बात,
this nuclear forces exist between the particles only when the separation between them is in the range of 1 Fermi. Their range is 1 Fermi. Range in the separation of 1 Fermi. मतलब 10 to the power 1 Fermi और 10 to the power minus 15 meters. पार्टिकल्स के बीच में यदि सेपरेशन 1 फर्मी के रेंज में होएगा, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर्स के रेंज में होएगा, तब यह न्यूक्लियर फोर्सेस दिखाई देती हैं। मतलब पार्टिकल यदि न्यूक्लियई के अंदर होगा तब यह न्यूक्लियर फोर्सेस दिखाई देंगी। यदि पार्टिकल न्यूक्लियई के बाहर चला गया, यदि उसकी पार्टिकल्स के बीच की सेपरेशन 1 फर्मी से ज्यादा हो गई तो न्यूक्लियर फोर्सेस फिर डिसअपीयर हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। दे almost disappear if separation exceeds 10 to the power minus 14 meter. 10 to the power minus 14 मीटर से ज्यादा सेपरेशन होते से ही यह न्यूक्लियर फोर्सेस फिर ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो जाएंगी। फिर तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्सेस ही रह जाएंगी, न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं रह जाएंगी। और खास बात, इन दिस रेंज दिस न्यूक्लियर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r to the power n. दिस n इज येट अननोन। यह n आज भी अनडिटरमाइंड है। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हम इनवर्स स्क्वायर लॉ लिख देते हैं और कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए आज भी हम यह नहीं जानते हैं कि यह फोर्स डिस्टेंस के साथ किस तरह से वेरी करती है। हम सिर्फ यह बात लिखते हैं कि यह रेसिप्रोकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस टू द पावर n है। फोर्स न्यूक्लियर फोर्स विच इज अफेक्टिव फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r टू द पावर n। और इस n की वैल्यू क्या है यह आज भी हम नहीं जानते हैं। वी कैन ऑलवेज राइट ऑल दिस पॉइंट अबाउट द न्यूक्लियर फोर्सेस। अब मैं एक ग्राफ बनाता हूं और उस ग्राफ में यह बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से न्यूक्लियर फोर्स कूलम्बिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के साथ में वेरी करती है। मैं इस तरह से ग्राफ बनाता हूं। इधर तो मैं फोर्स प्लॉट करूंगा और इधर मैं डिस्टेंस प्लॉट करूंगा। और खास बात, मैं यह समझना चाहता हूं कि यह फोर्सेस न्यूक्लियर फोर्स, कूलम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से डिस्टेंस के साथ में वेरी करती हैं। मैं न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए सबसे पहले ग्राफ बनाता हूं एंड द ग्राफ गोस लाइक दिस। यह जो ग्राफ बनाया मैंने न्यूक्लियर फोर्स के लिए, न्यूक्लियर फोर्सेस, और इधर मैं कुछ डिस्टेंस मार्क कर देता हूं 1 फर्मी। 1 फर्मी। मैं यह कहना चाहता हूं जब पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस 1 फर्मी से कम है तब न्यूक्लियर फोर्सेस काफी अधिक है। मगर जैसे जैसे पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस 1 फर्मी से कम हुई, न्यूक्लियर फोर्सेस एकदम से डिसअपीयर होने लगी और एकदम से खत्म होकर जीरो होने लगी। अब नाउ मुझे कंपैरिजन दिखाना है कूलम्बिक फोर्स के साथ। मैं ग्राफ बनाता हूं कूलम्बिक फोर्स किस तरह से वेरी करेगा। कूलम्बिक फोर्सेस वेरीज लाइक दिस। दिस इज द ग्राफ फॉर Coulombic forces.
इस तरह से कूलम्बिक फोर्सेस के लिए ग्राफ सोचा जा सकता है। What I mean to say is, Coulombic forces are very small or negligible as compared to nuclear forces when the separation between the particles is less than 1 Fermi. जब पार्टिकल्स के बीच में दूरी 1 फर्मी से कम है तो कूलम्बिक फोर्स काफी कम है और न्यूक्लियर फोर्सेस काफी ज्यादा हैं, और इन कूलम्बिक फोर्सेस को इग्नोर कर सकते हैं। मगर जब डिस्टेंस 1 फर्मी से अधिक हुई, when separation between the particle is greater than 1 फर्मी, ऐसी कंडीशन में यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और कूलम्बिक फोर्सेस यह अप्रिशिएबल हो गई, फिर उन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, फिर हमें न्यूक्लियर फोर्सेस को इग्नोर कर देना होगा और कूलम्बिक फोर्सेस को ही अकाउंट करना होगा। अब यहीं पर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी ग्राफ बनाता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के मुकाबले नेग्लिजिबल ही होगा, वो हमेशा ही काफी कम होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन कंपेयर टू nuclear forces or coulombic forces, it's always negligible. This is the curve for gravitational forces between the two particles. Try to understand the curve. हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव है, मगर हमेशा ही नेग्लिजिबल है, हमेशा ही इग्नोरेबल है। यह फोर्सेस तो तभी अकाउंट करी जानी चाहिए जब पार्टिकल्स के बीच में न तो न्यूक्लियर फोर्सेस का एग्जिस्टेंस हो और न ही कूलम्बिक फोर्स का एग्जिस्टेंस हो। जैसे कि सन और अर्थ, सन और अर्थ के बीच में हम कोई न्यूक्लियर फोर्सेस की बात नहीं कर सकते, सन और अर्थ के बीच में हम कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स की बात नहीं कर सकते। सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स की बात की जाएगी दैट वुड बी ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। मगर पार्टिकल्स के बीच में यदि कूलम्बिक फोर्स दिखने लगे तो कूलम्बिक फोर्स के मुकाबले ग्रेविटेशनल फोर्स काफी कम हो जाता है, फिर कूलम्बिक फोर्स की बात की जाती है। जैसे दो चार्ज पार्टिकल और न्यूक्लियई के अंदर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। यह अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा तब होता है जब ये दोनों पार्टिकल न्यूक्लियई के अंदर होते हैं, जब उनके बीच में सेपरेशन जो है वह 1 फर्मी के रेंज में होता है। और यह अट्रैक्टिव फोर्स को हम कूलम न्यूक्लियर फोर्स कह रहे हैं। दिस न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू कूलम्बिक फोर्स। और इसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, इन्हीं न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से सारे प्रोटॉन्स, सारे न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियई के अंदर बंधे हुए हैं। This attractive forces, this nuclear forces keeps the nuclei stable. This nuclear forces keeps the nuclei binded. इस ग्राफ को बड़े ध्यान से देखिए। इस ग्राफ में इस बात को देखिए कि 1 फर्मी से कम डिस्टेंस होने पर न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेटिंग होंगी और 1 फर्मी से ज्यादा डिस्टेंस होने पर कूलम्बिक फोर्सेस डोमिनेटिंग होंगी। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी डोमिनेटिंग नहीं हो पाएंगी। इन सारी बातों को नोट डाउन कीजिए, इस ग्राफ को ड्रॉ कीजिए प्रॉपरली, और इसके बाद का आर्टिकल मैं अब नोट कराऊंगा। प्लीज नोट इट डाउन।